दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी आमने सामने है, अमेरिका और चीन। दोनों देशों के अपने अपने सुपर पावर हैं। एक दुनिया भर को तेल का धौंस देता है तो दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स की धमकी से डराता है। तो दुनिया में मचे इस कोहराम पर आज देखते हैं, बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चलिए सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप के डर्टी ऑयल गेम की, जिससे उन्होंने भारत को भी डराने की कोशिश की। जरा सोचिए, अगर किसी सुबह आप अखबार खोलें और पढ़ें कि जिस देश पर आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भरोसा करते हैं, वही देश अचानक आपके खिलाफ 50% टैरिफ का हथियार निकाले। आपके उद्योग, आपकी गाड़ियां, आपके कारखाने सब उस फैसले से सीधे प्रभावित हों। और ये टैरिफ सिर्फ टैक्स वसूली का मामला ना होकर एक चाल हो, एक ऐसा दबाव कि आप उसकी शर्तों के सामने झुक जाएं। क्या आप मानेंगे कि यह सामान्य व्यापारिक नीति है या फिर यह एक बड़ा भू राजनीतिक खेल है जिसमें सबसे बड़ा दांव है तेल? आज यही खेल खेल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ट्रंप ने अपने पुराने अंदाज को और भी आक्रामक बना लिया है। हर देश को धमकी भरे लहजे में टैरिफ की चेतावनी देना, इंपोर्ट पर 50% तक टैक्स थोपना और फिर कहना कि अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे तो और जुर्माना लगेगा। यह सब कोई सामान्य आर्थिक कदम नहीं है, यह है तेल का खेल। और इस खेल का मकसद साफ है। अमेरिका अपने तेल को दुनिया में ठूंसना चाहता है ताकि उसकी बादशाहत कायम रह सके। 2023 की कहानी याद कीजिए। उस साल अमेरिका तेल एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। 10 लाख बैरल पर डे का एक्सपोर्ट। यह कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपना तेल सस्ता किया और एशिया और अफ्रीकी देशों को बेचना शुरू किया। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों ने तुरंत उस मौके को लपका। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के खरीदार छिनने लगे। ट्रंप और उनके साथियों को यह नागवार गुजरा। उनके लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह उनकी वैश्विक ताकत का सवाल था। ट्रंप का अंदाज हमेशा से धमकाने वाला रहा है। वो कहते हैं, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो हम अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा देंगे। यह धमकी साफ बताती है कि पूरा मामला केवल व्यापार घाटा या रेवेन्यू का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि तेल के बाजार में कौन बाजी मारेगा। अमेरिका दशकों से इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की यात्रा तय कर चुका है और वो चाहता है कि अब हर बड़ा ग्राहक उसके ही तेल पर निर्भर रहे। लेकिन यहां एक दिलचस्प तथ्य है। अमेरिका दुनिया में तेल भंडार के मामले में टॉप 10 में भी मुश्किल से आता है। उसके पास वेनेजुएला, सऊदी अरब या रूस जैसे विशाल भंडार नहीं है, फिर भी वो उत्पादन में नंबर 1 है। यह कैसे मुमकिन हुआ? इसका राज है शेल ऑयल। अमेरिका ने शेल चट्टानों से तेल और गैस निकालने की तकनीक में महारत हासिल की है। 2008 के शेल बूम के बाद से अमेरिका ने अपनी उत्पादन कई गुना बढ़ा ली है और यही कारण है कि भले ही जमीन के नीचे उसका स्टॉक सीमित हो, लेकिन उत्पादन और एक्सपोर्ट में वो सबसे आगे रहा है। 2020 अमेरिका के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। पहली बार वो नेट पेट्रोलियम एक्सपोर्टर बना, यानी जितना इंपोर्ट करता था उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा। और 2023 तक तो उसका तेल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 1 करोड़ बैरल पर डे के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। नीदरलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देश उसके बड़े खरीदार बन गए, खासकर तब जब यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। उस वक्त अमेरिका ने तुरंत उस खाली जगह को भर दिया। यह वो पल था जब अमेरिका ने समझा, अगर रूस को कमजोर किया जाए और उसके खरीदारों को हटा दिया जाए तो अमेरिकी तेल का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। लेकिन तभी खेल तेल का बिगड़ गया। भारत और चीन जैसे देशों ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत, जो अपनी 85% से ज्यादा जरूरत का तेल बाहर से खरीदता है, उसने रूस को सबसे बड़ा सप्लायर बनाया। इससे अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था वो घटने लगा और ये वो चोट थी जिसने ट्रंप को और आक्रामक बना दिया। अब उनका टारगेट सीधा भारत है। भारत की स्थिति वाकई पेचीदा है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा की चिंता है। हर दिन 47 से 50 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव है कि रूस से दूरी बनाओ। सवाल यह है कि भारत किसकी सुने, अमेरिका की धमकी या फिर अपनी जेब और राष्ट्रीय हित की? ट्रंप का टैरिफ केवल आर्थिक झटका नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीय परिवारों पर सीधा असर है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर निर्भर है।
जरा सोचिए, अगर भारत को मजबूर होकर महंगा अमेरिकी तेल खरीदना पड़ा तो इसका बोझ किस पर गिरेगा? आम आदमी पर। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाना पीना महंगा होगा और महंगाई का झटका हर घर हर जेब तक पहुंचेगा। यही वजह है कि टैरिफ सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल भी है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले भी टैरिफ और प्रतिबंधों को हथियार बना चुका है। 1974 में इंदिरा गांधी के समय और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय दोनों बार परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने कठोर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर उभरा। यही वजह है कि आज भारत की नीति एकदम साफ है, किसी भी धमकी या दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। भारत के पास विकल्प हैं, इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस, ईरान और यहां तक कि अमेरिका से भी तेल खरीदना। लेकिन किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर होना जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय रणनीति हमेशा विविधता पर टिकी रही है और यही रणनीति आज काम आ रही है। ट्रंप की आक्रामक नीति का दूसरा पहलू भी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ही वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का कंट्रोलर है, या यूं कहे ऑयल का कंट्रोलर है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच है? क्या वाकई अमेरिका तेल की कीमतें तय कर सकता है? सच्चाई यह है कि ओपेक प्लस, रूस और एशिया के बड़े खरीदार मिलकर भी खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप का यह दांव उतना आसान नहीं लगता जितना डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं। लेकिन भारत के लिए बेहद अहम समय है। एक तरफ आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है तो लगाए, भारत नए विकल्प ढूंढेगा, नए रास्ते खोजेगा। तेल का खेल लेकिन यही खत्म नहीं होता है। आने वाले महीनों में टैरिफ, कूटनीतिक दबाव, बाजार के दांव पेच और तेज होंगे। लेकिन एक बात तय है कि भारत किसी की धौंस में नहीं आने वाला है। इतिहास ने हमें यही सिखाया है, धमकी जितनी बड़ी होगी, भारत उतना ही मजबूत बनकर उभरेगा। अब बात करते हैं चीन की, जिसके पास है सुपर पावर यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल क्या है? क्रिटिकल मिनरल यानी कि महत्वपूर्ण खनिज आखिर क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि ऐसे खनिज जो किसी देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण खनिज कहते हैं। असल में ये खनिज हर जगह नहीं मिलते या फिर कुछ ही देशों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी देश को ये खनिज आसानी से नहीं मिलते तो उसकी इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब ये खनिज किसी भी देश के लिए सोने के भंडार से कम नहीं है। भारत सरकार ने भी इन खनिजों की अहमियत को समझा है, इसलिए सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम जैसे पदार्थ शामिल हैं। आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैटरी, यहां तक कि हथियार बनाने के लिए भी कुछ खास तरह के खनिजों की जरूरत होती है। इन्हें महत्वपूर्ण खनिज कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल मिनरल। चीन ने चालाकी से इन खनिजों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम ये खनिज दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव है। इनके बिना ना तो स्मार्टफोन होंगे, ना हवाई जहाज होंगे और ना ही वो तकनीक जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं। ये खनिज आज की टेक्नोलॉजी की जान है। इनके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। लेकिन इन पर चीन की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। इसका मतलब साफ है कि चीन के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, बल्कि हिला भी सकता है। टेक्नोलॉजी की प्रगति को रोक सकता है और अपनी मनमानी चला सकता है। इसका ताजा उदाहरण इसी साल चीन की अमेरिका पर की गई कार्रवाई में नजर आता है, जब चीन ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। हाल ही में चीन ने अमेरिका की 28 कंपनियों को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। मतलब अब ये कंपनियां चीन से कुछ खास चीजें नहीं खरीद पाएंगी। चीन ने जिन चीजों पर रोक लगाई है उनमें ऐसे खनिज हैं जो आजकल की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीन ने 2025 में अमेरिका की कंपनियों पर जो पाबंदी लगाई वो कोई नई बात भी नहीं है। चीन पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है। 2010 में चीन ने जापान को कुछ खास खनिज भेजने से मना कर दिया था। अभी हाल ही में चीन ने कुछ और खनिज जैसे कि एंटीमनी, गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2023 में चीन ने कुछ खास टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा दिया था, जिनसे जमीन से खनिज निकाले जाते हैं। चीन जानबूझकर ऐसे खनिजों पर निशाना साधता है जो अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर वो खनिज जिनसे कंप्यूटर चिप, बैटरी और दूसरी हाईटेक चीजें बनती हैं। हालांकि चीन ऐसे खनिजों पर रोक नहीं लगाता जिनके लिए उसे खुद दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी खुद की कंपनियों, उसके खुद की अर्थव्यवस्था या एक्सपोर्ट को नुकसान हो। आजकल दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है, मतलब ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास खनिजों की जरूरत है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल। ये खनिज बैटरी, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन जैसी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ईवीज चलती, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चलती हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों का उत्पादन 500% तक बढ़ सकता है, जिससे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। क्योंकि भारत ने 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों GHG का उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी है कि बैटरी बनाने वाले खास खनिज हमें आसानी से मिलें। अगर भारत में ये खनिज मिलेंगे तो बैटरी गाड़ियां और सस्ती होंगी। जब गाड़ियां सस्ती होंगी तो ज्यादा लोग इन्हें खरीद पाएंगे। वैसे भी आजकल हर चीज में कंप्यूटर जरूरी है, यहां तक कि आपकी गाड़ियों को भी कंप्यूटर ही ऑपरेट करता है। इन सब के लिए सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी होती है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कुछ खास खनिज चाहिए होते हैं, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम। अगर भारत में ही ये खनिज मिलेंगे तो देश खुद सेमीकंडक्टर बना पाएगा। सेमीकंडक्टर बनाने के कारखाने लगेंगे तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और भारत का विकास तेजी से होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में हर साल 49% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन भारत अकेले ये सब नहीं कर सकता है। इसलिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक खास समझौता किया है, जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। इस समझौते से भारत को ऑस्ट्रेलिया से जरूरी खनिज आसानी से मिल सकेंगे। इसके अलावा भारत की कई कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और दूसरे देशों से लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिज खरीदने की कोशिश कर रही है। अभी चीन दुनिया के 90% खनिजों को प्रोसेस करता है, लेकिन भारत के पास भी खनिज का भंडार तो है। तो भारत के सामने मुश्किलें क्या हैं? जरूरी खनिजों के मामले में भारत अभी भी दूसरों के हाथों का खिलौना ही है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर कोई देश हमें खनिज देना बंद कर दे तो हमारे कई उद्योग बंद हो सकते हैं। चीन जब चाहे दाम बढ़ा सकता है या सप्लाई रोक सकता है, जैसे कि उसने जापान और अमेरिका के साथ किया। अगर ऐसा हुआ तो भारत को नुकसान होगा। भारत अपनी पूरी जरूरत का जर्मनी या चीन से ही मंगवाता है। चीन ने 2023 में इस खनिज के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाई थी। भारत में जरूरी खनिज तो हैं, ये बात तो साफ है, लेकिन उन्हें ढूंढने, निकालने और प्रोसेस करने में हमारा देश पीछे है। एक समस्या यह भी है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना और कौन सा खनिज मौजूद है। खनिज ढूंढने के हमारे तरीके पुराने हैं। कंपनियां खनिजों में पैसा लगाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में यह ऐसा है जैसे कि आपके घर में एक तहखाना हो जिसमें सोना चांदी भरा है, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। सरकार ने 2020 से 2023 के बीच कई जगहों पर खनिज निकालने के लिए, माइनिंग करने के लिए नीलामी की, लेकिन आधे से ज्यादा जगहों पर कोई खरीदार ही नहीं मिला, क्योंकि कंपनियों को वहां खनिज मिलने का भरोसा ही नहीं था। तो दूसरी तरफ चीन अभी भी अपना दबदबा बढ़ा रहा है, जिससे तनाव पनप रहा है। चीन दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, जो 90% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दूसरे देशों को अपनी जरूरत के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता चीन को बाजार में मनमानी करने की ताकत देता है, जैसे दाम बढ़ाना या सप्लाई रोकना। चीन अपनी इस पकड़ का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार के रूप में भी करता है। वो दूसरे देशों को नीचा दिखाने या उन पर दबाव बनाने के लिए खनिजों की सप्लाई रोकता है। जैसे 2010 में चीन ने जापान के साथ विवाद के दौरान क्रिटिकल मिनरल का निर्यात रोक दिया था। चीन के दबदबे से दुनिया भर में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। चीन के खनिजों के व्यापार से भारी मुनाफा होता है, जबकि दूसरे देशों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कंपटीशन तेज हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंपटीशन भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो ऑयल पर अपना वर्चस्व रखना चाहता है, दूसरी तरफ चीन है जो क्रिटिकल मिनरल्स पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है, और क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन हावी भी है। इसलिए चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ता जा रहा है। एक मौजूदा दौर में एनर्जी के सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अमेरिका ऑयल को कंट्रोल कर रहा है। एक भविष्य की जरूरतों को कंट्रोल करना चाहता है,
शायद ये एक और वजह है जिसकी वजह से चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। अब वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? जिसके पास भविष्य की ताकत होगी। इसलिए दुनिया के कई और देश इंक्लूडिंग इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल के पावर का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो बात साफ है, में फिलहाल इतना ही। अब इससे पर चर्चा करने के लिए चलते हैं न्यूज रूम अपने सहयोगी के पास और वहां पर डिस्कस करते हैं कि आखिर यह मुद्दा आज की तारीख में कितना बड़ा है। तो बात साफ है, आपने अभी तक समझा कि दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि क्रिटिकल मिनरल का मार्केट कितना बड़ा है और तेल का मार्केट, तेल का बाजार कितना बड़ा है। जहां एक तरफ तेल के बाजार को अमेरिका कंट्रोल करता है, वहीं क्रिटिकल मिनरल्स के बाजार को चाइना कंट्रोल करता है। तो क्या अमेरिका का वर्चस्व बना रहेगा या आने वाले समय में चाइना का वर्चस्व बढ़ता जाएगा? हालांकि क्रिटिकल मिनरल के मामले में बता दें, भारत ने भी तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत में जो चिप्स बनाए जाते हैं उनको निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे हाल ही में सेमिकॉन इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में, भारत की तरक्की के बारे में दुनिया भर को बताया था। तो एक तरफ ब्रिक्स भी आप कह सकते हैं, इंडिया चाइना प्लस, और दूसरी तरफ अमेरिका जो कि तेल के एक तरह से सिंहासन पर बैठा हुआ और तेल के मार्केट पर वर्चस्व उसका है। हालांकि इसमें रूस जैसे देश भी हैं, वेनेजुएला जैसे देश भी हैं जो बड़ा तेल भंडार के तौर पर, बड़े तेल भंडार के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि ऑयल मार्केट को कंट्रोल अमेरिका करता है और यही वजह है कि आज की तारीख में भी अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करे और दूसरे ऑप्शंस तलाशे। इससे पहले ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने पर भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाया था भारत पर और कार्रवाई की थी। तो जाहिर सी बात है कि क्रिटिकल मिनरल वर्सेस ऑयल के मार्केट में कौन बड़ा नजर आता है और किसका वर्चस्व बरकरार रहेगा। तो इसी पर आज न्यूज रूम में करते हैं चर्चा। हमारे साथ मेरे सहयोगी शिवम मौजूद हैं, नैना मौजूद है और आशीष मौजूद हैं। और शुरुआत करना चाहेंगे आशीष आपके साथ, क्या लगता है आपको किसका वर्चस्व आने वाले टाइम पे? देखिए, अगर इस पूरी जंग को देखा जाए तो ये बैरल बनाम बैटरी की जंग के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। एक तरफ ऑयल है और दूसरी तरफ रेयर अर्थ मिनरल है, यानी इसे आज और भविष्य के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। ऑयल जिसके पास है वो आज की तारीख में राजा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। लेकिन रेयर अर्थ जिसके पास है वो भविष्य का राजा है, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है। अब सबसे बड़ी वजह यह है कि 80% जो रेयर अर्थ है पूरी दुनिया का वो है चाइना के पास, और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। अमेरिका के पास तेल के भंडार हैं, अमेरिका ये जरूर चाहता है कि उसकी तेल की बिक्री हो, लेकिन वो ये भी चाहता है कि पहले गल्फ कंट्रीज वगैरह की तेल खत्म हो जाए, उसके बाद उसकी जो मोनोपोली है वो पूरी दुनिया में जो है वो चले। ऑयल का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मुल्कों के पास भी ऑयल है। वेनेजुला की बात कर ले, वेनेजुला इस समय हालांकि आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन वहां भी ऑयल बहुत ज्यादा है। रशिया के पास ऑयल ज्यादा है, गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल ज्यादा है। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो है चीन के पास, और यही वजह है कि चीन इसको लेकर भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। अब इसके काम क्या है? बैटरीज बनाना, मोबाइल फोन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो रेयर अर्थ मिनरल के जरिए ही होती हैं, और यही वजह है कि चीन इस रेस में आगे है। बहरहाल अमेरिका चाहता है कि चीन पीछे हो, लेकिन भविष्य की लड़ाई में अभी आज की तारीख में चीन आगे होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अभी की लड़ाई में भले ही ये कहा जाए कि मजबूत स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मानते हो, लेकिन वही बात जो आशीष ने फैक्ट यहाँ पर रखे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा जो वक्त है वो तेल का है, लेकिन आने वाला वक्त, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये बड़े स्तर पर दावा करती हैं कि आने वाला वक्त, हम हमेशा ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ईवी की बात करते हैं, तो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ जो तमाम अलग अलग खनिजें हैं उस पर ज़रूर चीज़ें आधारित हो जाती हैं। और यही कहा जाता है
कि आने वाले कम से कम 15 से 20 साल में रेयर अर्थ की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अभी जिस तरह से कंट्रोल सबसे ज़्यादा चाइना का है, आने वाले वक्त में वो और भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता है। रेयर अर्थ के तौर पर जो बड़ी चीज़ें हैं, दरअसल उसे भी मान के चलिए कि चीन के पास में रिफाइनिंग, दुनिया के 85 से 90% की जो रिफाइनिंग क्षमता है वो चीन के पास में है। और बाकायदा अभी जिस तरह से फ्लो ये कहा जाए वो तो है, इसके अलावा रिजर्व के तौर पे भी चीन का बैकअप प्लान बहुत स्ट्रांग है। चीन ने पहले से ही भविष्य की ये कहा जाए डिमांड्स को, चुनौतियों को पहले ही भांपते हुए अपना रिजर्व बैंक बाकायदा उसको मेंटेन कर रखा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि चीन के पास में रिजर्व लगभग 44 मिलियन टन रेयर अर्थ है अभी भी। और टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी के तौर पर अगर देखा जाए, वही बात है, ईवीज, विंड टर्बाइन, सोलर, एआई जो आज के दौर का सबसे इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग एक सेक्टर है, रोबोटिक्स, उसमें सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ की डिमांड है। और डिफेंस सिस्टम को हमने नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कई बड़े हथियार, कई मिसाइल्स वो एक तरह से रेयर अर्थ के बगैर असंभव हैं। आने वाला वक्त, मौजूदा स्थिति में तेल की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आने वाला जो है ये कहा जाए कि वो रेयर अर्थ का टाइम है, तो बाजीगर मुझे लगता है आने वाले वक्त में चीन ही बनता हुआ नजर आएगा। और यही चिंता कहीं ना कहीं अमेरिका की है। अब आप ये समझिए कि अमेरिका हो या कि, अब देखिए आप फिर आते हैं, क्या मुद्दा आता है, ग्रीन एनर्जी का मेन मुद्दा क्या आता है, पोल्यूशन से। आप पोल्यूशन से निजात मिलेगी क्या? पोल्यूशन से निजात मिल जाएगी? इतनी बैटरियों को आप क्या करेंगे? उसका कोई आचार थोड़ा ना डाला जाएगा, वो भी आप उसको कहीं पे डालेंगे, कहीं वेस्ट करेंगे, डंप करेंगे, वो एक पोल्यूशन का कारण बनेगा। अभी भी आपके पास कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं है फ्यूल का उतना बेहतर ढंग से, और उसको आप धरातल पर नहीं लेके आ पाए हैं। अमेरिका चाहता है कंट्रोल करना ग्लोबल ऑयल को, जिस तरीके से आशीष ने बताया भी, और वो आवश्यक है भी उसके लिहाज से कि भाई वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहता है, और उसके अपने तर्क हैं उसको लेकर। लेकिन ऑयल पे ही दुनिया चलती आ रही। आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, आप ऑयल को फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एक आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू, उसको डिटरमिन कर सकते हैं। रेयर अर्थ को लेकर क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है, कोई ऐसा आप समझ नाप लेंगे कि भाई इतना है कि भाई ये चीन ग्लोबल पावर बन गया, चीन ग्लोबल पावर बन गया, हर कोई ये कहता है। चीन एक मास प्रोड्यूसर है, चीन के पास संसाधन है, चीन के पास जमीन है, बहुत सी चीजें चीन आगे है। लेकिन अगर हम चीन को इसीलिए कह दें कि भाई आने वाले समय में चीन का क्या होगा ये हमें नहीं पता, वहां पर एक तरीके से सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां पर सबको दबाया जा रहा है, वो तमाम चीजें हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स होना बहुत अच्छी बात है, वो उसके पास भंडार सबसे ज्यादा है, रिफाइनिंग सबसे शानदार है। लेकिन क्यों नहीं दुनिया स्विच कर जाती है अचानक से ग्रीन एनर्जी पर? ग्रीन एनर्जी को हम बढ़ रहे हैं, हमें समझना होगा। लेकिन अब तक हम क्या इतना समय लगता है बढ़ने में? क्या हम नहीं बढ़ सकते? बढ़ चुके होते, प्रयासरत हैं, लेकिन अभी भी समय लगेगा। इतना धरातल पर इतना मैं नहीं मानता कि आपको बैटरी की गाड़ी लेके बहुत संतुष्ट मौजूदा स्थिति की हाइड्रोजन से गाड़ी जरूरत चल रही है, सीएनजी से गाड़ी चल रही है, ये क्लीन एनर्जी है, ये अच्छी एनर्जी ये सिर्फ मैं पेट्रोल और डीजल की बात मत कीजिए शिवम। नहीं, मैं तो रेयर अर्थ नहीं है ना ये। पेट्रोल और डीजल की जो स्टडी बताती है वो ये बताती है कि 2070-80 तक माना जाता है कि हम इतने क्राइसिस में चले जाएंगे ऑयल को लेके कि इसको एक तरह से यूज करना, कंज्यूम कर पाना बहुत महंगा और मुश्किल भरा हो जाएगा। तो इसलिए जो दुनिया की तमाम कंट्रीज हैं वो एक ऑप्शन ढूंढ रही हैं कि उसका तेल का विकल्प क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि सीएनजी जो है वो मीथेन गैस से तैयार होती है, और जो कूड़े से तैयार की जाती है, तो सीएनजी एक बेटर विकल्प है। दूसरा ये है कि आपका जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसका रशिया सबसे बड़ा वो है प्रोड्यूसर है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और सबसे बड़ा इंपोर्टर ईयू है, यूरोपियन यूनियन है। तीसरा जो है आपने सुना होगा हाइड्रोजन से जो चलने वाले इंजन हैं वो विकसित किए जा चुके हैं, उससे गाड़ियां चलने लगी हैं और बाकायदा लॉन्च भी हो रही हैं, और उसका प्रोटोटाइप भी पेश कर दिया गया है। तीसरा ये है कि न्यूक्लियर सेल की बात की जा रही है, कुछ कंट्रीज ने न्यूक्लियर सेल डेवलप किया है जो खत्म ही नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो जैसे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी काम करती है, वो सेल भी उसी थ्योरी पे काम करेंगे, और वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होंगे, वो सालों तक चलेंगे। तो ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तेल का वर्चस्व कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक रह सकता है, लेकिन तेल की मोनोपोली हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अगर मैं आपको कुछ और आंकड़े दूं, जिसकी क्रिटिकल मिनरल की बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल में आता क्या क्या है? इसमें लिथियम आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, ग्रेफाइट आता है, और ऊर्जा संक्रमण, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बैटरी और दूसरे हाईटेक उद्योग के लिए इस्तेमाल होता है। अब है कहाँ कहाँ?
चीन की बात हुई। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, विशेष रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट 70% वैश्विक उत्पादन का अपने पास रखता है। ग्रेफाइट 72%, लिथियम रिफाइनिंग 65%, कोबाल्ट रिफाइनिंग 74%, निकल रिफाइनिंग 68% में है। चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है, जहां 16 क्रिटिकल मिनरल का 60 से 70% उत्पादन होता है। इसके बाद नाम आता है, चौंकाने वाला कंट्री है जो नाम आप सुनेंगे, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी। कोबाल्ट का 73% यहां पर उत्पादन किया जाता है। चाइना और इंटरफेयर करता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इंटरफेयर उसका है, अमेरिका का। डीआरसी में। एक बार देख लेते हैं। जी, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम का 51% उत्पादन देता है पूरी दुनिया में, और लिथियम हमको पता है कि बैटरी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया जो कि निकल का बहुत प्रमुख उत्पादक है, और निकल जो है वो ईवी बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। वैश्विक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से आता है। चिली जो है लिथियम के भंडार में अग्रणी है। दक्षिण अफ्रीका जो वो प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स पीजीएम और क्रोमियम का एक मुख्य उत्पादक है। और कनाडा जो है वो भी बहुत बड़ा भंडार है, कोबाल्ट का, ग्रेफाइट का, लिथियम का और निकल का। और आपको बता दें कि कनाडा जो कि अमेरिका से लगा हुआ, हालांकि रिश्ते आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ये जो चाइना की मोनोपॉली, और इंडिया भी इस पर काम कर रहा है, इंडिया के डेटा में थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो ये जो मोनोपॉली है ये क्रिटिकल मिनरल की, ये भी लंबे समय तक चाइना के पास रहेगी। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक अभी डेटा मिला मुझे, ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट का है, और जिसमें नवीनीकरण जो ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो 50% गैर जीवाश्म ईंधन है 2030 तक। 2025 का आंकड़ा यह बताता है कि अब तक भारत में हम 170 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, जिसमें 100 गीगावाट आपका जो आता है वो सोलर एनर्जी से आता है, और 60 गीगावाट जो आता है वो विंड जो वो होते हैं टर्बाइंस होते हैं, जो विंड मिल्स, हाँ विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस, 60 गीगावाट वो पवन ऊर्जा से हासिल होता है। तो भारत अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में, और मुझे लगता है कि और जिन विकल्पों की बात की मैंने, उन जो ग्रीन एनर्जी के विकल्प हैं उसको मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। एक तो सोलर एनर्जी है, बहुत क्लीन, और उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत लोग उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोग अपने घरों पे लगा रहे हैं, सरकार इसमें बहुत कोशिश कर रही है। इसके अलावा विंड एनर्जी है, जिसकी बात अभी शिवम ने की। इसके बाद हाइड्रो पावर एनर्जी है, जो टरबाइन के जरिए बिजली उत्पादन करती है। इसके बाद जैव ऊर्जा है, बायो एनर्जी जिसे कहते हैं, जैसे बायोमास, लकड़ी, फसल अवशेष, बायोगैस, जिसमें कचरे का उपयोग होता है, जैसे सीएनजी वगैरह बनता है। इसके बाद जियो थर्मल एनर्जी है। इसके अलावा हाइड्रोजन ऊर्जा, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले ही हमने की थी। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। इसके अलावा ज्वारीय और समुद्री ऊर्जा, टाइड एंड वेव एनर्जी है। तो ये जो ऑप्शंस है वो मौजूद हैं, इसलिए तेल का वर्चस्व और जो भविष्य की बात शिवम कह रहे हैं, मैं उस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, क्योंकि जब आप इस मायने में कोई आप विकल्प तलाशते हैं तो आप आने वाले 40, 50, 100 साल के टारगेट को लेकर चलते हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि 30-40 साल में ईंधन खरीदना भी इतना मुश्किल हो जाएगा कि उसको वो सस्टेनेबल एनर्जी के दायरे से ही बाहर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और अगर अमेरिका ये मुगालते में है कि भाई वो फ्यूचर में जाकर ऑयल मार्केट को इसी तरह से लीड करता रहेगा और सुप्रीमेसी उसकी जारी रहेगी, तो उसका वर्चस्व चलता रहेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। कोई गलत नहीं है, दोनों हमारे सभी जितने भी हमारे साथ मेरे एंकर्स हैं, को एंकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, वो सभी सही हैं, अपने अपने तर्क उनके हैं। लेकिन अभी भी डोमिनेंस डॉलर की जिस तरीके से बनी हुई है, वैसे ही तेल की बनी हुई है। मुद्दा यही था, क्या शक्ति जो उसकी जो सेंटर है वो क्या चाइना की ओर शिफ्ट इसलिए हो रही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स उसके पास हैं? थोड़ा सा समय लगेगा और सब किसी के अपने अपने तर्क होंगे। आज न्यूज़ रूम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, छोटा सा ब्रेक होगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।